हेलो गाइस, लर्निंग फाइव आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम लास्ट के कुछ लेक्चर से अपना चैप्टर 15 कर रहे थे। दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 15। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट के लेक्चर में हमने हैवी मेटल देखना शुरू किया था, है ना। हैवी मेटल कौन से मेटल होते थे जिनकी रिलेटिव डेंसिटी बाकी मेटल्स के मुकाबले में हाई होती है, और इवन वो छोटे क्वांटिटी में भी अवेलेबल हो तो भी टॉक्सिक होते हैं टू ह्यूमन फंक्शनिंग और ह्यूमन बॉडी। तो हमारा नेक्स्ट जो हैवी मेटल है वो है मरकरी। तो मरकरी के सोर्सेज कौन कौन से हैं? नेचुरल सोर्सेज पहले देखते हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस है, फॉसिल फ्यूल्स है, मेटल ओर्स है और कोई भी अदर मिनरल्स है। तो ये आपको याद रखना है। वॉल्केनिक इरप्शन से भी मरकरी निकलता है, फॉसिल फ्यूल से भी मरकरी निकलता है, मेटल ओर से भी निकलता है, और किसी और मिनरल फॉर्म में भी हमको मिल जाता है कभी कभी। फिर ह्यूमन मेड कौन कौन से हैं सोर्सेस? माइनिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स सच एस कॉपर, गोल्ड, लेड और जिंक। तो ये मेटल की जब रिफाइनिंग करते हैं या फिर माइनिंग करते हैं तो उससे मरकरी भी निकल सकता है। तो आपको ये याद रखनी है। फिर कोल की बर्निंग हो रही है, उससे भी निकलता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट है, उससे भी निकलता है ना। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लाइम स्टोन में। फिर कॉस्टिक सोडा प्रोडक्शन है, इससे भी निकलता है। फिर इसके अलावा और भी कई मैन मेड प्रोसेसेस अवेलेबल हैं जहाँ से मरकरी निकलता है और सोसाइटी में ऐड होता है। फिर बहुत सारे ई वेस्ट हैं जहाँ से मरकरी निकलता है, जैसे एलसीडी स्क्रीन हो गई, सीएफएल बल्ब हो गए, सीआरटी मॉनिटर्स हो गए, स्विच हो गए, प्रिंटेड सोल्डर्स हो गए, बैटरीज, मरकरी बेस्ड कोई प्रोडक्ट हो गया। तो ये सारे इसके सोर्सेज है। तो सोर्सेज एक बार आपको देखना है और आपको याद रखना है। इसमें भी जो अलग से हैं, जो जिसमें आप डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं लगा सकते, जो एक्सेप्शन होगा, मतलब डायरेक्ट लॉजिक नहीं लगता जिसमें, तो उन सबको ज़रूर याद रखना है कि इनसे भी मरकरी पॉल्यूशन होता है। फिर हेल्थ इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो मरकरी इज़ नोन टू कॉज सिवियर एंड परमानेंट डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लंग एंड किडनीज। तो सबसे बड़ा इसको आपको याद रखना है कि ये नर्व्स को डिस्टर्ब करता है, हमारे जो ब्रेन है, और उसके कारण हमारी बहुत सारी बॉडी की फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है। बहुत सारे ऑर्गन्स काम करना प्रॉपर बंद कर देते हैं। उसके साथ साथ लंग्स और किडनी और ब्लैडर को भी गलत तरीके से इफेक्ट करता है ये, है ना। जैसे इट कैन ट्रिगर डिप्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसीज एंड कॉज पैरालिसिस। तो अगर नर्व्स में दिक्कत आएगी तो पैरालिसिस होने का रिस्क बढ़ जाएगा, राइट। डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, ये सारी ब्रेन से एसोसिएटेड जितनी भी बीमारियां हैं, इनके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर अल्जाइमर डिसीज़ है, जो हमने लास्ट उसमें देखा था कि आदमी अपनी मेमोरी लॉस करने लगता है। तो ये भी किससे ट्रिगर हो रही है? मरकरी पॉल्यूशन से। फिर नेक्स्ट लाइन में यही बता रहा है कि जो इनहेलेशन ऑफ मरकरी वेपर्स है वो ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू इंडक्शन। मतलब आप खाएंगे, अगर मरकरी मान लीजिए आपके फूड में मिली थी मरकरी, तो वो खाएंगे तो वो कम नुकसानदायक है एज़ कम्पेयर टू अगर मरकरी की वेपर्स आपने ले ली है ना, मरकरी के किसी फॉर्म में, या मिथाइल मरकरी की वेपर्स आपके नोज़ के थ्रू अंदर चली गई। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि लंग को बहुत जल्दी इफेक्ट कर देता है, उसके साथ साथ ब्लड से मिलके ब्रेन में इजिली पहुंच जाता है। तो इनहेलेशन ऑफ मरकरी वेपर ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू मरकरी इन फूड या वैसे किसी फॉर्म में, है ना। फिर यही नर्वस सिस्टम इफेक्ट करता है लास्ट लाइन में। चिल्ड्रन अगर डेवलपिंग एज में है, जैसे कोई टीन एज है में बच्चा है ना, उस एज में भी बहुत नुकसान करता है। 13 से 19 वाली जो एज होती है टीन एज। क्यों? क्योंकि बॉडी डेवलप हो रही होती है। फिर कोई और छोटा चिल्ड्रन है जहाँ पे ब्रेन डेवलप हो रहा है, ब्रेन के न्यूरॉन्स बन रहे हैं, नई नए कनेक्शंस बन रहे हैं। तो अगर मरकरी पॉइजनिंग हो गई और मरकरी इनहेलेशन ज़्यादा हो गया, उस केस में वो नर्व्स डैमेज हो जाएंगी, और उसके बाद उस बच्चे का पूरा फ्यूचर भी आगे ख़राब हो सकता है। फिर मरकरी का ही एक फॉर्म है पॉइजनस वाला, जिसे हम बोलते हैं मिथाइल मरकरी। तो ये एक्सट्रीमली पॉइजनस फॉर्म ऑफ मरकरी है। ये बनता कब है? जब बैक्टीरिया रिएक्ट करते हैं मरकरी से इन वाटर, सॉइल एंड प्लांट्स, है ना। तो वो प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है बैक्टीरिया रिएक्ट करेंगे मरकरी मरकरी से कहीं पे भी, वाटर पे, सॉइल पे, प्लांट्स पे। फिर उससे क्या बन जाता है? बहुत बार मिथाइल मरकरी, जो एक बहुत टॉक्सिक फॉर्म ऑफ मरकरी है। तो इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? सीएफएल बल्ब हो गया, बैटरीज हो गए, पीवीसी पाइप्स हो गए, है ना। तो यहाँ पे यूजुअली बैक्टीरिया मिल जाएगा और मरकरी दोनों मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे मिथाइल मरकरी एज अ सोर्स आपको देखने को मिलेगा। मिथाइल मरकरी ही वो एक फॉर्म है जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक है ब्रेन के लिए, है ना। यही सीधे डैमेज करता है हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको। फिर अगर कोई बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है प्रेग्नेंट लेडीज़ में, उसको भी हाईली नेगेटिवली इफेक्ट करता है। फिर इसी मरकरी से रिलेटेड एक मीना माता कन्वेंशन है, तो आपको याद रखना है। मर मरकरी और मीना माता, है ना, दोनों एमएम से शुरू होते हैं। तो इस तरीके से आप अगर याद रखेंगे एमएम से, है ना, तो ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो मीना माता डिसीज़ होती क्या है? ये भी ब्रेन से रिलेटेड डिसीज़ है, जहाँ पे बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर होने लगते हैं ब्रेन की नर्व्स को डैमेज होने के कारण। तो मीना माता एक टाउन है बेसिकली, कहाँ पे? जापान पे, है ना। तो तो 1950s में यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी लगी थी मीना माता टाउन में। और ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती थी? डंप कर देती थी वो बहुत सारा जो इंडस्ट्रियल कचरा होता था, उसमें मरकरी बहुत ज़्यादा रहता था, वो आसपास के पानी में डंप कर देती थी, है ना। ये आइलैंड है बेसिकली, एक बे है यहाँ पे।
बे मतलब क्या होता है, ऐसी कोई वाटर बॉडी हो, अगर लेक है जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो तो उसको हम बे बोलते हैं। थोड़ी सी एंट्रेंस होती है इसमें जहाँ शिप आती हैं, पार कर सकती हैं, तो पोर्ट वोर्ट बनाने के लिए बे का एरिया अच्छा होता है। तो मीना माता बे में बेसिकली क्या हो रहा था कि इंडस्ट्रीज़ यहाँ से पानी में डंप कर रही थी खूब सारा पॉल्यूशन वाला सीवेज, इनका जो एक्स्ट्रा वेस्ट निकलता था, और उसमें मरकरी बहुत ज़्यादा रहता था। तो आसपास के फिशेस में क्या हुआ इवेंचुअली कि इनमें बायो एक्यूमुलेशन होने लगा, है ना। तो बायो अक्यूमुलेशन से हुआ क्या, यही फिर फूड के थ्रू ह्यूमंस के अंदर चले जाने लगा। फिर 1960s में बहुत ऑब्जर्व किया गया कि 10-20 हज़ार लोगों से ज़्यादा लोगों के ब्रेन और फंक्शनिंग ऐसे हो गई है कि उनका प्रॉपर बॉडी नहीं हो रही है, उनके हाथ नहीं खुल पा रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बॉडी खड़ी नहीं हो पा रही है, सीधे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है अपने तरीके से। तो जब ये ऑब्जर्व किया गया तब पता चला कि यहाँ पे बीमारी है मरकरी के कारण, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया मीना माता डिसीज़, है ना, उसी टाउन के ऊपर। और कन्वेंशन भी उसी उसी नाम से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मीना माता डिसीज पेशेंट कंप्लेन्ड लॉस ऑफ सेंसेशन एंड नंबनेस इन देयर हैंड्स एंड फीट। दे कुड नॉट रन और वॉक विदाउट स्टम्बलिंग, दे हैड डिफिकल्टीज सीइंग, हियरिंग एंड swallowing। तो पूरा ब्रेन की फंक्शनिंग है, अगर डिस्टर्ब हो गई तो ये सारी जो हमारी बॉडी फंक्शंस होते हैं नॉर्मली वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको याद क्या रखना है इसके बारे में कि मीना माता कन्वेंशन इज अबाउट मरकरी पॉल्यूशन, है ना, मिथाइल मरकरी है या मरकरी है, तो इसको एसोसिएशन इसका याद रखना है। बहुत बार ऐसे कन्वेंशन आएंगे कि विच कन्वेंशन इज अबाउट विच मेटल या हैवी मेटल, ऐसे करके, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा हैवी मेटल है वो है कैडमियम। तो कैडमियम के सोर्सेज कौन कौन से हैं, माइनिंग, माइनिंग में भी जो जिंक और कॉपर की माइनिंग होती है वहाँ से मेजरली निकलता है कैडमियम। फिर मेटलर्जिकल ऑपरेशन से निकलता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज से निकलता है, ई वेस्ट से भी निकलता है, जैसे सोलर पैनल हो गया, बैटरीज, सोल्डर, एलॉय, स्विचेस, पीसीबी बोर्ड हो गए हमारे, कंप्यूटर बैटरीज हो गई, सीआरटी मॉनिटर्स हो गए, सरफेस माउंटेड टेक्नोलॉजीज हो गई। तो ये सारी आपको एक बार रीड करके याद रखना है ना। इसमें भी कौन सा, मैं जैसे हर उसके साथ बोल रहा हूँ कि एक्सेप्शन वाले ज़रूरी याद रखिएगा। बाकी सब में तो हम लोग एसोसिएशन भी लगा लेते हैं, है ना, कि अगर माइनिंग में निकल सकता है कि नहीं। तो माइनिंग ऐसा है कि अगर कोई मेटल है हैवी मेटल तो यूजुअली लोग गेस लगा लेंगे कि हाँ यार हो सकता है कि माइनिंग से निकल ही रहा हो, क्योंकि पिन पॉइंट कर पाना मुश्किल है कि हम कोई और निकाल रहे हैं तो उसमें कैडमियम नहीं ही नहीं है ना। ऐसा नेगेटिवली तो बोल नहीं सकते सीधा सीधा। इसीलिए ये वाले जो सोर्सेज हैं इनको तो हम गेस कर ही सकते हैं इवेंचुअली। लेकिन जो यूनिक से है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो फिर गेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर कैडमियम है कि नहीं इसमें, सेमीकंडक्टर चिप्स में होता है कि नहीं होता, है ना। तो एक्सेप्शन वाले याद रखने ही रखने हैं। कैडमियम से जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इताई इताई डिसीज़ होता है, इताई इताई डिसीज़ को आउच आउच डिसीज़ भी बोलते हैं। आउच आउच क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है जॉइंट्स और स्पाइन में, कहीं भी बॉडी में बहुत पूरा, कहीं भी पेन होने लगता है, आप छुएंगे तो बहुत टच होता है चलने में बैठने में। फिर ये जो कैडमियम है किडनी को भी अफेक्ट करता है, उसके साथ साथ जो हमारी बोन्स है उसको भी सॉफ्ट कर देता है। अब घुस कैसे रहा है ये बॉडी में, इनहेलेशन से घुस सकता है ना। इनहेलेशन मतलब कोई वेपर के फॉर्म में हो, है ना, या पाउडर फॉर्म में। उसके साथ साथ एक्वेटिक सोर्सेज में भी हो सकता है, फिश, जो लोग फिश खाते हैं उसमें हो सकता है, उस फिश के अंदर बायो एक्यूमुलेट होकर बैठा हो ये। तो ये मेजरली कॉमन सोर्सेज है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में जाता है। फिर हमारी बॉडी में और क्या प्रॉब्लम होती हैं, हाइपरटेंशन, लिवर, किडनी डैमेज, लंग कैंसर। तो ये कैडमियम की जो डिसीज़ भी देखेंगे, ताई ताई डिसीज़ नाम पड़ा है, ये जापानीज़ नेम है। ये भी 1965 के अराउंड ही जापान में रिपोर्ट किया गया था पहली बार, है ना। इसीलिए आपको दोनों याद रखना है कि मरकरी भी वहीं से निकला है, जापान के ही टाउन से, मीना माता से, और जो हमारा कैडमियम है ये भी जापान में ही अराउंड सेम टाइम पे 1965 में वो भी हुआ था, उसी ड्यूरेशन में 1960s में मरकरी वाला भी, और 1965 में आपका ये भी हुआ था। सो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा था, जापान में एक जिंक स्मेल्टर था वहाँ पे। तो उसके जो डिस्चार्ज होता था, मतलब जो वेस्ट वहाँ से निकलता था, वो आसपास के वाटर और राइस को कंटेमिनेट कर दिया था। मतलब वाटर में मिल गया था कैडमियम का बहुत सारा अमाउंट, है ना। तो उससे हुआ क्या कि वाटर और राइस के थ्रू लोगों में आया, फिर लोगों में इसीलिए बीमारी बनने लगी, जहाँ से ये डिस्कवर हुई अल्टीमेटली। फिर इसके बाद क्रोमियम है। फिर क्रोमियम का जो क्रोमियम 6 है, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, इट इज़ यूज्ड एज कोरोजन प्रोटेक्टर ऑफ अनट्रीटेड एंड गैल्वेनाइज स्टील प्लेट्स, है ना। तो यहाँ पे यूज़ होता है। फिर मेटल हाउसिंग है, प्लेट्स इन कंप्यूटर है, इन क्रोम टैनिंग है। फिर ऐसा डेकोरेटिव और हार्डनर फॉर स्टील हाउसिंग प्लास्टिक्स है। तो ये सारे आपको सोर्स एक बार याद रखने हैं। इससे क्या हो सकता है, डैमेज टू लिवर, किडनी, कैन कॉज ब्रोंकाइल मेलोडीज, अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर। फिर क्रोमियम 6 कैन कॉज डैमेज टू डीएनए। तो ये सारे इसके वो हैं। हालांकि क्रोमियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ में भी बहुत कम रहता है, लेकिन एक बार आपको याद ज़रूर रखना है ये सारे, है ना। बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स नहीं है, अभी तक हमने 4 ही पढ़े हैं मेजरली। इसके अलावा भी कुछ होंगे तो थोड़ी थोड़ी हैं, तो इन सबको आपको याद रखने की कोशिश करनी है।
फिर और कौन कौन से हैवी मेटल हैं इसमें, जैसे जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, एंटीमोनी हो गया, टिन हो गया, ये ऐसे हैवी मेटल हैं जो फूड के थ्रू हमारे बॉडी में घुसते हैं। जैसे चीप कुकिंग यूटेंसिल है, उनमें किसी ना किसी फॉर्म में ऐड होते हैं, फिर हम वही फूड खाते हैं उसी से, तो हमारी बॉडी में भी आ जाता है। जैसे आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक के सोर्सेज क्या क्या हैं, कॉपर, आयरन, सिल्वर और हो गई, फ्लाई ऐश हो गया, लिक्विड एफ्लुएंट फ्रॉम फर्टिलाइजर प्लांट्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, डायोड्स, माइक्रोवेव्स, एलईडी, सोलर प्लांट्स, एक्सेट्रा। आर्सेनिक से लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, और इसके पहले के लेक्चर्स में भी हमने किया है कवर, तो ये आपको बताना है ना कि क्या होती है इससे प्रॉब्लम हमारी बॉडी में। फिर इसके बाद है एंटीमोनी, ये कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ एलॉयज़। कोई भी एलॉय है अगर हमारे पास, उसकी हार्डनेस बढ़ानी है तो एंटीमोनी हम यूज़ करते हैं उसमें। फिर एंटीमोनी ट्राईऑक्साइड है, ये फ्लेम रिटार्डेंट की तरह यूज़ होता है ना। यहाँ सोर्सेज आप देख सकते हैं, और इसके ट्रेस कंपोनेंट ऑफ मेटल होल्डर, लेड एलॉयज़ फॉर बैटरीज, लेड कॉपर टिन एलॉयज़ फॉर बियरिंग, बहुत सारे हैं ना। फिर हेल्थ इफेक्ट्स में क्या क्या है, एंटीमोनी ट्राईऑक्साइड इज़ अ पॉसिबल कार्सिनोजन, मतलब कैंसर कॉज करता है। फिर इसके बाद टिन है, तो अब टिन के डब्बे तो बहुत फेमस हैं, हम लोग खाने में बहुत सारा स्टोर करते हैं इसमें, तो ये भी एक हैवी मेटल है। टिन एक इरिटेंट के तौर पे है, मतलब किसी को अगर एलर्जी है, उसके प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ सकती हैं टिन की वजह से, है ना। फिर एक्सेस टिन कैन कॉज डैमेज टू लिवर एंड किडनीज, तो लिवर और किडनीज में भी डैमेज होता है, बट ये रिलेटिवली सेफ है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो हमारे हैवी मेटल हैं, तभी ये टिन बहुत ह्यूज अमाउंट में यूज़ भी होता है इन फूड पैकेजिंग और बहुत सारी चीज़ों में, है ना। फिर इसके बाद जिंक है, तो जिंक हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल हैवी मेटल है। क्यों? क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग बनाता है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाता है। इसके साथ साथ जिंक जो है हमारा वूंड हीलिंग और जो सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि वही बात है कि अगर एक्सेस में अच्छी चीज़ भी हो जाए तो वो भी नुकसान ही करती है बॉडी को। तो जैसे सोर्सेज के क्या क्या है, माइनिंग हो गया, मेटल स्मेल्टिंग हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, स्टील, ब्रास, एलॉयज, डिस्पोजेबल एंड रिचार्जेबल बैटरीज, लोमिनेसेंट सब्सटेंसेस, तो ये सारे इसके सोर्सेज हैं। फिर जो हमारा एक्सेस अमाउंट में जिंक है, ये स्किन इरिटेंट के तौर पे काम करता है। उसके साथ साथ जो हमारा पल्मोनरी सिस्टम है उसको भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है एक्सट्रीम अमाउंट पे अगर रहे तो। फिर इसके बाद है बेरियम, तो इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ हो गई, पेंट, टाइल और फायरवर्क, तो फायरवर्क में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये, और सबसे ज़्यादा हम डायरेक्टली कांटेक्ट में भी आते हैं, क्योंकि दिवाली के अराउंड तो हम सभी पटाखे फोड़ते हैं, और बेरियम नाइट्रेट उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो मसाला जिसे बोलते हैं हम लोग कॉमन भाषा में, उसमें केमिकल्स होते हैं बहुत सारे, और बेरियम नाइट्रेट भी उसमें मिला होता है। ये कलर प्रोड्यूस करता है ना, जैसे ग्रीन कलर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर ई वेस्ट से भी इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड में, वैक्यूम ट्यूब्स में, CFL बल्ब्स में, कंप्यूटर्स में आपको देखने को मिल जाएगा, तो बहुत सारे अलग अलग इसके सोर्सेज हैं। हेल्थ इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, नौशिया हो सकता है, ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है, मसल वीकनेस हो सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट पैरालिसिस, ये सारे इसके हेल्थ इफेक्ट्स हैं। फिर इसके बाद जो हमारा हैवी मेटल है वो है बेरिलियम, तो बेरिलियम के सोर्सेज कौन कौन से हैं, PCB मदरबोर्ड्स, है ना, तो मेन सोर्स इसका यही है। इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लंग कैंसर, लंग डैमेज, पुअर वाउंड हीलिंग, तो ये सारी इसकी प्रॉब्लम है। मेजरली वो चार ही थे जो अदर हमने हैवी मेटल जितने उसके बाद पढ़े हैं, वो कम इफेक्ट करते हैं हमको एज़ कम्पेयर टू जो हमने शुरू में पढ़े थे, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, है ना, ये सारे। अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं, UPSC 2013 का था, ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर एंड और देयर पार्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट एज ई वेस्ट। ई वेस्ट में बोल रहा है कि ई वेस्ट की वजह से कौन कौन से इन्वायरमेंट में ऐड होते हैं। सपोज करिए हमको कुछ नहीं आता इसमें, बेरिलियम नहीं पता, कैडमियम नहीं पता, क्रोमियम नहीं पता, हेप्टाक्लोर नहीं पता, मरकरी नहीं पता, लेड नहीं पता, बट ये प्लूटोनियम यहाँ पे दिया हुआ था। प्लूटोनियम आपको पता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, ई वेस्ट में नहीं हो सकती, है ना। नहीं तो सब ई वेस्ट को सेफ हम इतना मानते ही नहीं, अगर उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मिली होती या उससे बना होता, तो प्लूटोनियम को आप सीधे एलिमिनेट करते, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन ही खत्म हो जाता अपने आप में, है ना। एक ही ऑप्शन बचता, 1 2 3 5 6, इसमें 4 भी नहीं है। हेप्टाक्लोर हमने पढ़ा था, इंसेक्टिसाइड है एक, लास्ट के ही लेक्चर्स में पढ़ा था, लेकिन UPSC ने इसको सिंपल बनाया ही था कि आप जस्ट अगर थोड़ी सी लॉजिक लगाते कि प्लूटोनियम तो नहीं हो सकता, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो यहाँ से सारा ही क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाता। फिर है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अब बहुत ही कॉमन ट्रेंड बन रहा है, एक मेजर ट्रेंड निकल के आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे यहाँ अराउंड इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंसेस बढ़ रही हैं, इनका वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। अब हमारे पास ऑलमोस्ट हर हर व्यक्ति के पास मोबाइल हो गया है,
बहुत लोगों के पास लैपटॉप होता है, टीवी होते हैं ऑलमोस्ट हर घरों में। फिर उसके साथ साथ और भी कितनी सारी मशीन्स आ गई हैं हमारे डेली के काम में, है ना। तो ये इसके साथ साथ कैसे पूरी लाइफ में हम लोग के जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ ई वेस्ट बढ़ता है। और इसकी इंपॉर्टेंस फ्यूचर में बढ़ती ही जाएगी, जैसे जैसे इंडिया डेवलप हो रहा है और लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आएंगे, उससे वेस्ट जनरेट होगा। इसीलिए ये न्यूज़ में आपको हमेशा देखने को मिल ही जाएगा। तो हर साल ये न्यूज़ में रहता ही रहता है, तो ये करंट अफेयर से आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं होता। इसलिए इसके जो बेसिक्स हैं उसको आपको कहीं साइड में लिख लेना चाहिए, ताकि आंसर राइटिंग में आप इसको यहाँ से ले सकें, यूज़ कर सकें। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होते हैं? वही सारे जो आइटम्स हम यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जो उनकी लाइफ साइकिल के बाद वो फेंक दिए जाते हैं, ऑब्वियसली, है ना। किसी का टीवी ख़राब हो गया, वो नहीं बन सकता, तो लोग उसको डंप कर देते हैं। तो यूजुअली अगर आप उसको रिसाइकल प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, तो वो हज़ार्डस नहीं होता है। बल्कि उससे आप बहुत सारे आइटम्स में निकाल सकते हैं। गोल्ड उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे लोग। और भी जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं इनमें, जैसे चिप लगी होती है, उसमें भी बहुत मेटल होते हैं अलग अलग टाइप के। सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, तो ये सारे निकालते हैं बहुत लोग काम के तौर पे। बट अगर आप अनसाइंटिफिक तरीके से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो हज़ार्डस वेस्ट बन जाता है। मतलब आपको बस गोल्ड निकालने से मतलब है, उसके बाद जितना भी वो लीस्ट पूरा क्या हैवी मेटल वाला पानी है, आप फेंक दे रहे हैं ऐसे नालियों में। तो उस केस में होगा क्या कि आप हज़ार्डस वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी सारी चीज़ें हैं, उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, उनके हेल्थ इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो इसकी आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, है ना। सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार रीडिंग करिएगा। और कहीं कहीं अगर जो एक्सेप्शन वाले स्टेटमेंट अगर दिख रहे हैं आपको, कि कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, बट ऐसा सोर्स वो मिल गया या उसका हेल्थ इफेक्ट कुछ ऐसा मिल गया अलग सा, यूनिक सा, तो उसको ज़रूर याद रख लीजिएगा, ताकि उस टाइप के क्वेश्चन अगर आएँ तो हम लोग एसोसिएट कर सकें तब। इन सबको आप पढ़ लीजिएगा एक बार रीडिंग वीडियो रोक के। तो अब कुछ डाटा है ई वेस्ट जनरेशन और रिसाइकलिंग के ऊपर, तो उसको देख लेते हैं। हालांकि 2019 का डाटा है, तो अब उतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है वो हम नहीं कह सकते, बट इससे भी हम कुछ फैक्ट्स उठा सकते हैं। जैसे 2019 में 53.6 मेट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट जनरेट किया था इंडिया ने, नियरली 21% इंक्रीज इन जस्ट 5 ईयर्स, है ना। तो हम ये कोट कर सकते हैं कि इन द ईयर 2019, हालांकि अब तो 2024 आ गया है, जब आप पेपर देंगे 2025 चल रहा होगा, तो ये डाटा बहुत पुराना है। तो इसका डेटा लेने का कोई सेंस नहीं बनता, बट इससे अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और अदरवाइज आप गूगल में करंट का डाटा कोई लेके अपनी बुक में साइड में ही अपडेट कर लीजिएगा, जैसे उसको, है ना, यहाँ पे नया डाटा लिख के और यहाँ पे नया ईयर लिख लिख दीजिएगा। फिर इसमें हम ये वाली लाइन यूज़ कर सकते हैं, ग्लोबली ई वेस्ट टू इंक्रीज बाई 38% इन द डिकेड बिटवीन 2020 टू 2030, है ना, अकॉर्डिंग टू यूएन यूनिवर्सिटी रिपोर्ट। तो ये वाला डाटा जनरल डाटा है, 2020 से लेकर 2030 के बीच में अभी भी रेलिवेंट है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब बाकी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि 2019 में सबसे ज़्यादा किसने वेस्ट जनरेट किया था, ई वेस्ट, सॉरी। जैसे एशिया में सबसे ज़्यादा जनरेट हुआ था, फिर अमेरिका था, फिर यूरोप था। हालांकि इन इन कंपैरिजन का कोई सेंस बनता नहीं है अपने आप में, क्योंकि अगर पॉपुलेशन डिफरेंस देखेंगे आप अमेरिका और एशिया के बीच में, तो आपको बहुत ह्यूज डिफरेंस मिल जाएगा, है ना। तो कोई सेंस बनता नहीं है कि ऐसे कॉन्टिनेंट वाइज कंपेयर कर दो, बट स्टिल बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो बहुत बार इररेलेवेंट पैरामीटर्स या फिर ऐसे पैरामीटर्स ये लोग बनाते हैं जहाँ पे इनकी कंट्रीज अच्छी दिखे उस पर। हालांकि आप पर कैपिटा बेसिस में देखेंगे तो यूएसए में, कनाडा में बहुत ज़्यादा होता है वेस्ट जनरेट एज़ कम्पेयर टू एशियन कंट्रीज़। फिर 2019 में लेस देन 18% ऑफ ई वेस्ट कलेक्ट हुआ था और रिसाइकल हुआ था। ई वेस्ट में जैसे मैंने बताया कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम और भी हाई वैल्यू वाले मेटल्स होते हैं, तो इनको रिकवर करके अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है ना। एक ई वेस्ट रिसाइकलिंग में आप ये अच्छा पॉइंट लिख सकते हैं कि ई वेस्ट कंसिस्ट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम और भी इंपॉर्टेंट जो हाई वैल्यू मेटल्स हैं, है ना। तो ये आप एक पॉइंट दे सकते हैं। फिर इसके बाद इंडिया का भी डाटा है, इसको आप देख सकते हैं। बड़ी सिटी में ज़्यादा जनरेट होगा, ऑब्वियस सी बात है, बड़ी सिटी में। फिर बड़े स्टेट जो हैं ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हैं, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, इनमें ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट होगा। सिटीज़ में मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है। तो कोई इसमें बड़ा लॉजिक नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली बड़ी सिटीज़ हैं तो ज़्यादा ही जनरेट करेंगी एज़ कम्पेयर टू छोटी सिटीज़। तो ये डाटा उतना रेलिवेंट नहीं है, एक बार रीडिंग करके आगे बढ़ जाइएगा। ये भी पुराना सारा डाटा पे बेस्ड है, तो इसको इसको एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। इसके बाद हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। तो हमारा जो पहला रूल कब आया था ई वेस्ट मैनेजमेंट का, 2011 में। ये किस पे बेस्ड था? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर। ईपीआर मैंने लास्ट के लेक्चर्स में समझाया था कि ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो उस प्रोडक्ट को रिसाइकल करने के लिए जो मैकेनिज्म है या फिर इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी,
उसको भी उस कंपनी को बनाना पड़ेगा, है ना। और बाई बैक जैसे टर्म्स भी थे कि कंपनी रिसाइकल के लिए बुला सकती है आप एट द एंड ऑफ इट, या आप उसको कंपनी के पास भेज सकते हैं प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए। तो ये सारे प्रोविजंस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमने पढ़े थे। फिर ये जो 2016 में रूल्स आए, इन्होंने वो 2011 वाले रूल्स को प्लेस कर दिया। नए रूल्स में नए प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया था, जैसे CFL हो गया, मरकरी कंटेनिंग लैम्प्स हो गए। तो इन सबको शेड्यूल 1 में इंट्रोड्यूस कर दिया था। फिर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो हैं हमारे, उसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं या फिर पार्ट्स होते हैं या फिर कंज्यूमेबल्स होते हैं, तो इन सब के ऊपर भी ये लॉस को लगाने का एक्सटेंशन दे दिया गया था। कंज्यूमेबल मतलब, अब सपोज करिए ऑल आउट है, ऑल आउट की मशीन है ना, उसमें रीफिल हर बार लगती है, तो ये कंज्यूमेबल कहलाएगा। हालांकि हम यहाँ पे ई वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ई वेस्ट भी ऐसे ही समझ सकते हैं आप, जैसे अगर बैटरी आप यूज़ करते हैं तो बैटरी टॉर्च में है ना हर बार, तो ये कंज्यूमेबल हो जाएगा, मतलब हर बार इसे हम कंज्यूम करते हैं। तो पहले ये कवर नहीं थे, कंज्यूमेबल या स्पेयर पार्ट्स नहीं आते थे यूनिफॉर्मली इस लॉस के अंदर। हमने 2016 में वी मेड श्योर कि कंज्यूमेबल भी जो है इसके, वो भी हम इसको अंदर रखें। फिर यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन था, इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमने देखा ई वेस्ट रूल्स 2011। तो यहाँ पे भाई EPR समझाया गया है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं दे शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्टिंग एंड चैनलाइजिंग ई वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स टू इंश्योर इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ सच ई वेस्ट। तो वही सारी बातें हैं कि अगर किसी कंपनी ने कोई ई वेस्ट जनरेट किया है तो उसके डिस्पोजल के लिए, प्रॉपर डिस्पोजल के लिए या रिसाइकलिंग के लिए जो भी पूरी मैकेनिज्म बनेंगे या फिर जो भी प्रोसेसेस बनाई जाएंगी या फिर कोई प्लांट लगाना पड़ेगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी किसकी है, प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना। फिर ई वेस्ट अगर कोई इनके स्पेयर पार्ट बनाने में भी लग रहा हो रहा है, तो उसको कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं की है, मैन्युफैक्चरर्स की। फिर जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये रैंडम सैम्पलिंग भी करेगा हमारे कंपोनेंट्स की, देखने के लिए कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस से कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी ये प्रोविजंस यहाँ पे बनाए गए हैं। फिर ऑप्शंस भी दिए गए थे इस लॉ के अंदर कि ई वेस्ट एक्सचेंज, ई रिटेलर, डिपॉजिट रिफंड स्कीम, ये सारे प्रोविजंस आप ला सकते हैं। डिपॉजिट रिफंड स्कीम का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सपोज करिए आपकी कोई मशीन है, मशीन को चलने के लिए बैटरी लगती है, सपोज करिए ये मशीन है, इसको चलने के लिए बैटरी चाहिए, है ना, कनेक्ट होती है। तो क्या करेगा, जब मैं, अगर मैं सेलर हूँ, मैं बना रहा हूँ, है ना, तो मैं क्या करूँगा, एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट इस बैटरी के लिए भी रख लूँगा इसको यहाँ पे, जब आपको मैं बेचूंगा, इन द प्रॉमिस कि जब आप बैटरी वापस लाएंगे मेरे पास तो मैं आपको ये डिपॉजिट आपका वापस कर दूंगा। तो इससे होगा क्या कि जो, अगर कोई कस्टमर खरीद के जा रहा है तो वो कंपेल्ड रहेगा, यार मैं इसको वापस कर दूं ताकि मेरा पैसा वापस मिल जाए, है ना, जब खत्म हो जाए इसका यूजेस, तो रिसाइकलिंग प्रोसेस ईजी हो जाएगी। तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है, हालांकि लगाती हैं कंपनी, नहीं लगाती हैं वो तो इंडिविजुअल कंपनीज़ पे डिपेंड करता है, बट इस तरह के कॉन्सेप्ट अलाउ किए गए थे। फिर ई वेस्ट एक्सचेंज भी कॉन्सेप्ट आया था। फिर इस लॉ में 2019 में एक अमेंडमेंट भी लाई गई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, साइकिल टू फॉर्मलाइज ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेक्टर। तो यहाँ पे अमेंडमेंट्स के बारे में एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट उतना कोई खास नहीं है। फिर यहाँ पे 2022 में भी अमेंडमेंट आई थी, है ना, इसमें यही सारी बातें बोली गई थी कि टू रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। फिर EPR सर्टिफिकेट्स का कॉन्सेप्ट, ये कार्बन क्रेडिट जैसा कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि अगर सपोज करिए दो ऑर्गेनाइजेशन है, A और B, सपोज करिए गवर्नमेंट ने टारगेट सेट कर दिया गया है कि आपको 100 टन के आसपास ई वेस्ट को रिसाइकल करना है। तो सपोज़ करिए ए वाली जो कंपनी थी उसने एक साल ख़त्म होते होते 106 टन रिसाइकल कर दिया, तो उसके पास 6 टन का सरप्लस आ गया, है ना, मतलब उसने अपने टारगेट से 6 टन का ऊपर का रिसाइकल किया है। सपोज़ करिए बी वाली जो कंपनी है, ये पूरा नहीं कर पाई, ये 95 अपना कर पाई, इसको 5 टन और चाहिए रिसाइकलिंग का, लेकिन अब टाइम नहीं है इसके पास। तो ये क्या करेगी, इसके पास जाएगी, बोलेगी आप हमको ये 6 टन में से 5 टन का सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम इसके चक्कर में आपको पैसा दे देंगे। तो होगा क्या कि ये 5 टन वाला इसको सर्टिफिकेट दे देगा, उसके चक्कर में इसको भी पैसा मिल जाएगा, इसका भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट ने सेट किया है वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी, है ना। जैसे हमने कार्बन क्रेडिट्स के बारे में पढ़ा था, वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि कार्बन किसने ज़्यादा जनरेट किया, किसने कम किया, कार्बन सर्टिफिकेट मिला, फिर एक्सचेंज हो गया वो सब, तो उस तरीके का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। फिर इसमें टारगेट्स दिए गए थे प्रोड्यूसर्स को कि दे हैव टू इंश्योर दैट 60% ऑफ देयर ई वेस्ट इज कलेक्टेड एंड रिसाइकल्ड बाई 2023। और उसके बाद टारगेट क्या दिए गए थे, 70% बाई 2024, 80% बाई 2025। और अगर आप ऐसे टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते तो आपको इन्वायरमेंटल कंपनसेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा।
फिर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताई गई थी कुछ स्टेट गवर्नमेंट की, मैन्युफैक्चरर्स की, सीपीसीबी की, तो एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। तो हमारे 15th चैप्टर में यही रखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।